आज हम मूल्यह्रास के संबंध में जो अंतिम पॉइंट है हमारे पास में, मूल्यह्रास की विधि में परिवर्तन या मूल्यह्रास में परिवर्तन। दो चीजें ध्यान की हैं। एक तो होता है मूल्यह्रास की दर में परिवर्तन और दूसरी है विधि में परिवर्तन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार यदि हमने दर में परिवर्तन किया है, यानी पुरानी जो दर है वो SLM से नई दर SLM है, पहले 10% थी, अब हम 15% करना चाहते हैं, या पहले 15% थी, अब हम 10% करना चाहते हैं, तो यदि तो ह्रास की दर में परिवर्तन, यदि विधि पहले भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, अभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, ह्रास की विधि पहले 10% थी, अब हम 15% करना चाहते हैं, या ह्रास की दर पहले 15% थी, अब 10% करना चाहते हैं, तो जिस वर्ष हमारे पास ह्रास की दर में परिवर्तन हुआ, केवल हमें उसी वर्ष से ह्रास की गणना में परिवर्तन करना है। पूर्व के अंदर कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, WDV, तो भी हमें जिस वर्ष दर में परिवर्तन हुआ है, केवल उस चालू वर्ष एवं उसके बाद वाले वर्षों के अंदर दर में परिवर्तन इफेक्ट करना होता है। दूसरा हमारे पास है विधि में परिवर्तन। विधि में परिवर्तन जैसे हमारे पास SLM है और अब हम WDV चाहते हैं, या अभी हमारे पास WDV है और इसको हम अब SLM करना चाहते हैं। क्या हुआ? विधि परिवर्तित होगी। विधि परिवर्तित करते हैं तो दो शर्तें हमारे पास होती है। एक तो नंबर एक, जो हमारे पास विद्यमान है संपत्ति, और दूसरा मतलब उपयोग में आ रही है, और जब से वो परचेज किए तब से लेके अभी तक का उसका ह्रास दोनों विधियों से कैलकुलेट करेंगे, और जो अंतर की राशि है वह संबंधित वित्तीय वर्ष में लाभानी खाते में चार्ज करेंगे। जैसे कि हम यहां देखते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं। एक व्यापार द्वारा 1/4/2008 को एक संपत्ति 50,000 में खरीदी गई। 1/10/2008 को दूसरी संपत्ति 25,000 में खरीदी गई। 1/10/2010 को जो पहली वाली संपत्ति खरीदी है वह 10,000 में बेच दी। दूसरी वाली संपत्ति जो 1/10/2008 को खरीदी थी वह, और 1/10/2010 को जब ये संपत्ति बेची तो हमने 60,000 की नई मशीन खरीदी हमने, और अब हम 1/4/11 को SLM से WDV चेंज करना चाह रहे हैं। ये वाली डेट है 1/4/11। इसके पहले हमने 1/10/10 को ये संपत्ति बेच दी है, तो इस संपत्ति पे पुरानी जो दर है वो SLM दर है। उस SLM दर को हमें वापस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल हम इन दो संपत्तियों का, ये दोनों विद्यमान संपत्ति है, विद्यमान संपत्तियों का पहले हम SLM से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर WDV से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास है 2008-9, 2009-10, 2011 में तो हमने चेंज कर दिए हैं। 2008-9, 2009-10 और 2010-11। ये हमारे पास 3 वर्ष का ह्रास मशीन सेकंड और मशीन थर्ड का हमको चार्ज करना है। इनका हम योग करेंगे, कुल जितना ह्रास कटा है और कुल जितना ह्रास कटना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे और उन डिफरेंस को इस वर्ष के लाभानी समायोजन खाते में चार्ज करेंगे। तो देखिए 25,000 रुपए का 10% के हिसाब से एक साल का 2,500 डेप्रिसिएशन होता है। क्योंकि प्रथम वर्ष 6 महीने उपयोग हुआ, इसका मतलब 1250, 2500 और
दूसरी मशीन 1/10/10 को खरीदी है, यानी 10/11 खरीदी है, और 60,000 का 10% 6,000 और 6 महीने का 3,000, 5,6,250 और 3,000, यानी इन दोनों मशीनों पे 9,250 का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। इस मशीन पे हमारे पास में जो हमने मशीन परचेज की थी 2008 के अंदर, इस 2008 की मशीन के ऊपर 25,000 माइनस 1,875 माइनस 2,500, 8-9 का डेप्रिसिएशन हमारे पास में प्लांट सेकंड का 1,875, 1,410 का जो शेष था हमारे पास, उसके बाद 3,469, उसके बाद में 2,948, और इस पे जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो 15% के हिसाब से 4,500 रुपए। 60,000 का 15%, 9,000, और 9,000 का आधे वर्ष का ब्याज 4,500 रुपए। इसकी टोटल हो गई 8,292, और ये हमारे पास हो गए 4,500। टोटल हमारे पास हो गई 12,792। कुल हास अभी तक हमने काटा है 9,250, हास कटना चाहिए था 12,792। दोनों का अंतर हम निकाल देंगे, 12,792 माइनस 9,250, 3,500, 3,500। ये हास कम कटा है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर 1,411 को भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब जो शेष बचा है उस शेष के ऊपर हम 15% जो इस वर्ष का हमारे पास शेष है, $72,208, इस पर हम अब 15% WDV से जो डेप्रिसिएशन आएगा 72,208 पे, इस वर्ष का 10,831। अब लगातार हम जो भविष्य के अंदर 72,208 का 15% WDV 10,831, 10,831 के बाद में हमारे पास शेष बचेगा 61,377 @15% WDV। ये हमारे पास 2011-12, 2012-13, 12-13 का हमारा डेप्रिसिएशन 9,207, 15% निकालेंगे इसका। उसके पश्चात हमारे पास में शेष बचा 52,170 @15% WDV, और 52,170 का 7,825 रुपए। ये हम लगातार आगे 2013-14, 14-15 आगे हम इस प्रकार से बैलेंस को